हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित है राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 26 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 27 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 26 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। दोस्तों, 53,749 पद है। शायद ही दोस्तों आपको इतनी बड़ी परीक्षा है वो कभी देखने को मिलेगी। इसलिए दोस्तों जी तोड़कर आपको मेहनत करनी है और रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है। आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 27 है। देखिए, ये परीक्षा पैटर्न है वो रहने वाला है, ठीक है, और यही पैटर्न के अनुसार अपन है ये मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं। दोस्तों देखिए, भाग 1 के अंदर राजस्थान भूगोल के अपन 20 प्रश्न पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करना है। यहाँ पर देखिए, राजस्थान का उत्तर पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश, राजस्थान का उत्तर पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश एवं पूर्वी मैदानी प्रदेश 33 सागर का अवशेष है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थल है, ठीक है, ये और पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये 33 सागर के अवशेष हैं। बिल्कुल सत्य बात है। आगे देखिए, अरावली पर्वतमाला एवं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग अंगारा लैंड का अंग है, ये कथन है वो गलत हो जाएगा। दोस्तों गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं, दोस्तों ये जो बात कर रहा है यहाँ पे अरावली पर्वतमाला एवं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ये दोस्तों गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है, गोंडवाना लैंड का भाग है। तो यहाँ पर इसमें अंगारा लैंड है वो इसमें गलत दे रखा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें केवल और केवल एक ही कथन है वो सत्य है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, सेकंड नंबर प्रश्न है, हम्मादा है, हम्मादा किसको बोलते हैं? दोस्तों पश्चिमी मरुस्थल अगर आपने पढ़ा है तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा हम्मादा किसको बोलते हैं। दोस्तों राजस्थान में स्थित चट्टानी मरुस्थल है उसको बोलते हैं हम्मादा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर प्रश्न है, बोराट का पठार स्थित है। दोस्तों ये बोराट का पठार है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक, गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक फैला हुआ है, ठीक है। यानी कि गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य वाले क्षेत्र में ये बोराट का पठार स्थित है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई? राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की जो स्थापना है वो कब की गई? तो दोस्तों ये 2010 में की गई। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2010 में की गई। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर नाम दे रखा है और सूची सेकंड में अन्य नाम दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, वन की आशा, दोस्तों वन की आशा किसको बोलते हैं? बनास नदी को बोलते हैं दोस्तों वन की आशा। चरमनवती या कामधेनु, बताइए किसको बोलते हैं? दोस्तों चरमनवती या कामधेनु ये चंबल नदी का उपनाम है दोस्तों, ठीक है। और वागड़ की गंगा, वागड़ की गंगा बोलते हैं दोस्तों किसको? तो ये माही नदी को, वागड़ की गंगा या काठल की गंगा ये माही नदी को बोलते हैं दोस्तों। और अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा बोलते हैं दोस्तों बाण गंगा को, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2 1 4 3 कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर देखिए डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, चंबल नदी, चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों जानापाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश, ठीक है। बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो है दोस्तों खमनोर की पहाड़ियां। बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियां है, ठीक है। और बाणगंगा का जो उद्गम स्थल है वो है दोस्तों बराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। और लूनी नदी का जो उद्गम है वो नागपाड़ अजमेर से होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 4 2 3, 1 4 2 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 4 2 3 सी नंबर के ऑप्शन में देखिए, यही अपना क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा।
7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चंबल की सहायक नदी कौन सी नहीं है, पूछा है चंबल की सहायक नदी कौन सी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पार्वती, गंभीरी, परवन, ये तीनों दोस्तों चंबल की सहायक नदी है, लेकिन यहाँ पर जो लीलड़ी है ये किसकी सहायक नदी है, दोस्तों ये लूनी नदी की सहायक नदी है। सुखड़ी, मीठड़ी, बांडी, जवाई, लीलड़ी, जोजड़ी, ये क्या है, ये दोस्तों लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, मावठ वर्षा जिनसे होती है वह है। मावठ वर्षा किनसे होती है बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ से मावठ वर्षा होती है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था, बताइए। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन है वो कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 2010 में। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, यहाँ पर फरवरी 2010 में पहली वन नीति आई थी दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 10 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। एक तो ये, और एक है दोस्तों केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो सेवर भरतपुर में है, ठीक है। ये दो प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है ये दोस्तों तबीजी अजमेर में है। कहां पर, तबीजी अजमेर में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तबीजी अजमेर में। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रघुनाथगढ़ पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है। रघुनाथगढ़ पर्वत शिखर की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो वो है दोस्तों 1055 मीटर। 1055 मीटर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1055 मीटर। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, छप्पन का मैदान राजस्थान में कहाँ है। दोस्तों छप्पन का मैदान कहाँ पर है, तो दोस्तों ये प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य का जो भूभाग है वो दोस्तों छप्पन का मैदान कहलाता है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश को दक्कन का लावा पठार भी कहा जाता है। राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश को दक्कन का लावा पठार भी कहा जाता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, ठीक है। तो इसको दक्कन का लावा पठार भी कहा जाता है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है। दोस्तों कर्क रेखा की लंबाई है वो कितनी है, तो 26 किलोमीटर है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और दोस्तों ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। नेक्स्ट आगे देखिए, चाकण बांध राज्य के कौन से जिले में अवस्थित है, बताइए। चाकण बांध कहाँ पर है, तो दोस्तों ये चाकण बांध है ये चाकण नदी पर बूंदी जिले में स्थित है दोस्तों। ये यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बूंदी जिले में है। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान बायोमास नीति कब बनाई गई। राजस्थान बायोमास नीति है वो कब बनाई गई, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये 2010 में बनाई गई थी। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होता है दोस्तों कहां पर, तो दोस्तों श्री गंगानगर में। कहां पर है, श्री गंगानगर में। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, श्री गंगानगर में। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सबला लोहारिया खनन क्षेत्र डूंगरपुर के किस खनिज के भंडार है, बताइए। सबला लोहारिया खनन क्षेत्र है किस खनिज के भंडार है, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों लाइम स्टोन खनिज के भंडार है दोस्तों। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है वो है दोस्तों झुंझुनू, ठीक है, झुंझुनू है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। शिशु लिंगानुपात झुंझुनू का कितना है दोस्तों, 837 है। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, बांसवाड़ा, और उसका है दोस्तों कितना, 934। ये भी आपको याद रखना है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नवलखा झील जो मीठे पानी की प्रमुख झील है राज्य के कौन से जिले में अवस्थित है। मीठे पानी की झील है दोस्तों ये नवलखा झील, कहां पर है, तो ये दोस्तों बूंदी में है। कहां पर है, बूंदी में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन है वो भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे।
देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, ढूंढान राज्य में कछवा वंश की स्थापना किसने की थी? ढूंढान राज्य में कछवा वंश की जो स्थापना है वो दोस्तों किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो की थी किसने? दुले राय ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, 1137 ईस्वी में। ठीक है, कछवा वंश की जो स्थापना है वो की गई थी। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व एरिनपुरा छावनी स्थित थी। स्वतंत्रता से पूर्व एरिनपुरा छावनी है वो कहाँ पर स्थित थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें, ये सिरोही में थी दोस्तों। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, स्वतंत्रता से पूर्व पूछा है तो ये सिरोही में थी। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? कौन सा युग्म असुमेलित है? एक तरफ सभ्यता है, दूसरी तरफ नदी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊं, जोधपुरा जो सभ्यता है ये लूनी नदी के किनारे स्थित है, गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये लूनी नदी के नहीं, ये साबी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ठीक है, और बालाथल है ये दोस्तों बेडच नदी के किनारे स्थित है। रंगमहल है ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, और नगरी है ये बेडच नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये असुमेलित युग्म है। ठीक है, 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र मेदपाट कहलाता था? मेदपाट कहलाता था, तो दोस्तों मेदपाट कहते थे किसको? तो ये मेवाड़ को। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मेवाड़ को। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के संस्थापक थे। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के संस्थापक है वो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राव सिंहा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राव सिंहा। नेक्स्ट आगे देखिए, 26 नंबर प्रश्न है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राम प्रसाद। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राम प्रसाद। ठीक है, और दोस्तों राम प्रसाद जो हाथी है, ठीक है, इसका नाम है वो दोस्तों अकबर ने पीर प्रसाद है वो कर दिया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी महिला का संबंध जोधपुर प्रजामंडल से था? बताइए, जोधपुर प्रजामंडल से दोस्तों कौन सी क्रांतिकारी महिला का संबंध था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सावित्री देवी भाटी। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सावित्री देवी भाटी। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान इतिहास का एकमात्र अर्ध शाखा किस रियासत में संपन्न हुआ था? दोस्तों अर्ध शाखा हुआ था दोस्तों ये 1550 ईस्वी में। ठीक है, और ये जैसलमेर रियासत में हुआ था दोस्तों। यहाँ पर जौहर नहीं हुआ था, सिर्फ केसरिया हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे शाखा किसको कहते हैं? शाखा बोलते हैं दोस्तों जहां पर जौहर और केसरिया दोनों हो रखा हो। ठीक है, उसको बोलते हैं शाखा। और अर्ध शाखा मतलब जहां पर दोस्तों या तो केसरिया हुआ हो या जौहर हुआ हो, दोनों नहीं हुए होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जैसलमेर रियासत में ऐसा हुआ था, वहां पर जौहर नहीं हुआ था, सिर्फ केसरिया ही हुआ था। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न है, सिरोही नगर की स्थापना किसने की? दोस्तों सिरोही नगर की जो स्थापना है वो सहसमल ने की थी। किसने? सहसमल ने। कब की थी? 1425 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, जेता व कुंपा किस शासक के सेनापति थे? जेता और कुंपा किसके सेनापति थे? दोस्तों ये मालदेव राठौड़ के सेनापति थे। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया। बताइए, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया, तो दोस्तों वो दुर्ग था बटनेर का दुर्ग, जो हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तैमूर लंग के आक्रमण के समय दोस्तों मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू महिलाओं के साथ में दोस्तों जोहर किया था। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये उदयपुर में है सास बहू का मंदिर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाला मेला है। आदिवासियों का कुंभ है वो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये कहा जाता है दोस्तों बेणेश्वर धाम को। बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ है वो कहा जाता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर स्थित है। मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी है वो कहाँ पर है, तो दोस्तों ये है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुरा जयपुर में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर सीतापुरा में। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। दोस्तों यहाँ पर देखिए पंछीड़ा, पंछीड़ा है ये माणिक्यलाल वर्मा द्वारा लिखा गया गीत है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। धमाल है ये होली के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है, ये भी बिल्कुल सही है। अरेठा है ये बिलों में प्रचलित प्रेमी व प्रेमिका का युगल गीत है, ये भी बिल्कुल सही है। लावणी क्या है, लावणी एक धार्मिक नृत्य है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लावणी का मतलब दोस्तों बुलाने से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि नायक के द्वारा नायिका को बुलाने के अर्थ में लावणी गाई जाती है, तो ये धार्मिक नृत्य नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे सत्य कथनों का चयन करना था। ठीक है, तो यहाँ पे सत्य कथन कौन से हो जाएंगे, एबीसी डी तो इसमें गलत है, तो एबीसी कौन से ऑप्शन में है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए राव जैतशिरो छंद, राव जैतशिरो छंद, ठीक है, सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए राव जैतशिरो छंद तो बिट्टू सुधा के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। देवनारायण रो भात ये दोस्तों महेंद्र भानावत के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। गिल गिचरिया ये दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। राम रंजाट एलपी टेक्सिटोरी ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये राम रंजाट है ये सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये इसमें गलत दे रखा है। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा पर आधारित चित्र शैली है। महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा पर आधारित चित्र शैली है, तो वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों जैसलमेर चित्र शैली। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए उम्मेद भवन पैलेस किस राजा ने बनवाया था। उम्मेद भवन पैलेस किस राजा ने बनवाया था, तो दोस्तों ये बनवाया था उम्मेद सिंह ने। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उम्मेद सिंह ने। नेक्स्ट आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए, एक तरफ सूची फर्स्ट है, दूसरी तरफ है सूची सेकंड है। दोस्तों यहाँ पर देखिए पाल हवेली कहाँ पर है, पाल हवेली दोस्तों ये जोधपुर में है। कहाँ पर है, जोधपुर में। बड़े देवता की हवेली कहाँ है, तो दोस्तों ये कोटा में है। ठीक है, और चौखानी की हवेली कहाँ है, चौखानी की हवेली तो दोस्तों ये झुंझुनू में है। और राठी की हवेली कहाँ है, तो ये सीकर में है। तो दोस्तों इसमें सारे के सारे पहले से ही सही सुमेलित किए गए हैं, तो 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में है, दोस्तों यहाँ पर देखिए ए नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म किसमें नहीं है, दोस्तों यहाँ पर देखिए अहोई अष्टमी है ये कार्तिक कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। तुलसी एकादशी है ये दोस्तों कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। धनतेरस है ये कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। रूप चतुर्दशी आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी ये गलत हो जाएगा दोस्तों। जो ये रूप चतुर्दशी का जो त्योहार है, रूप चतुर्दशी का जो त्योहार है ये दोस्तों कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 3 के अंदर भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। भाग 3 के अंदर भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों 41 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का उल्लेख है संविधान के किन उपबंधों में किया गया है। दोस्तों आपने अगर प्रस्तावना पढ़ी है तो दोस्तों भारत की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये 5 प्रश्न है वो अपन भारतीय संविधान के पढ़ रहे हैं और 5 प्रश्न आगे अपन राजस्थान पॉलिटी के अलग से पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए न्याय की व्यवस्था का उल्लेख, ठीक है, न्याय की व्यवस्था का उल्लेख दोस्तों एक नीति निर्देशक तत्व में भी किया गया है प्रस्तावना के अलावा। ठीक है, कूट भाषा में उत्तर देना था इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी प्रस्तावना में तो किया गया ही है।
तो यहाँ पर एक तो प्रस्तावना में एक नीति निर्देशक तत्व में भी किया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी और डी। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों नीति निर्देशक तत्व के अंदर अनुच्छेद 38 में दोस्तों इसमें ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है। तो यहाँ पर बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य या सही है? बताइए, लोक लेखा समिति के बारे में कौन सा कथन सही है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य राज्यसभा में से और 7 सदस्य लोकसभा से होते हैं। ठीक है। ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है। क्यों हो जाएगा? उल्टा दे रखा है दोस्तों। 15 सदस्य तो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं इसमें, लोक लेखा समिति में। तो अपना बी नंबर का ऑप्शन गलत। आगे देखिए, इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष दल का नेता होता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है वो विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ए और सी कथन क्या है? सत्य है। अपने को सही कूट का चयन करना था। ए और सी कथन क्या है? सही है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 43 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है कि दोस्तों कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। और दोस्तों साथ ही अपने को बताना है, कूट भाषा में उत्तर देना है कि कौन सा कथन सही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए, एक बार संसद द्वारा मंजूरी मिलने पर यानी कि मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक जारी रहता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो क्या है? सत्य है। अपने को बताना था कि कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें दोनों कथन सत्य है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। दोस्तों देखिए, विधान परिषद का सभापति विधान परिषद का सभापति विधान परिषद का सदस्य नहीं होता। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, होता है, विधान परिषद का सदस्य ही होता है। तो अपना पहला कथन है वो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति सदन की अध्यक्षता करता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ये बी नंबर का कथन है वो अपना इसमें सत्य कथन है। आगे देखिए, विधानसभा का विघटन होने पर विधानसभा अध्यक्ष अपना पद तत्काल प्रभाव से रिक्त कर देता है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि दोस्तों जब तक दूसरी विधानसभा है वो गठित नहीं होती तब तक वो अध्यक्ष बना रहता है। ठीक है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष की भांति निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों निर्णायक मत देने का अधिकार है विधानसभा अध्यक्ष को। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ बी नंबर का अपना सत्य था, तो बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा की संज्ञा दी? बताइए, किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा की संज्ञा दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रजनी कोठारी। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रजनी कोठारी। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन अब भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 46 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, जीवी के राव समिति का गठन कब किया गया था? दोस्तों जीवी के राव समिति का गठन है वो दोस्तों कब किया गया था? ये पंचायती राज संस्थाओं के लिए किया गया था दोस्तों। ठीक है। इन्होंने 4 स्तर की सिफारिश की थी, राज्य परिषद, जिला परिषद, मंडल पंचायत और ग्राम पंचायत। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1985 में। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों ये गठन किया गया था कब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 जनवरी 1999 को। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 48 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए,
राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है और कूट भाषा में दोस्तों अपने को उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, यह भी बिल्कुल सही है। राज्यपाल केवल मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करता है, तो दोस्तों ये कथन है वो गलत हो जाएगा। केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य नहीं करता दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मुख्यमंत्री के अलावा राज्य के गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, ठीक है, इन सभी के दोस्तों सलाह के अनुसार है वो कार्य करता है। तो यहाँ पर इसमें ए और बी कथन है वो सत्य है। यहाँ पे अपने को सत्य कथन बताना था, ए और बी कथन क्या है, सत्य है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति हेतु परामर्शदात्री समिति में शामिल नहीं है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति हेतु परामर्शदात्री समिति में शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है उच्चतम या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो इसमें शामिल है, वो नहीं होता। बाकी दोस्तों यहाँ पर राज्य का मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, ये दोस्तों इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के संदर्भ में पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव होता है, बताइए। राजस्थान के संदर्भ में पंचायत समिति के अध्यक्ष यानी कि प्रधान का चुनाव होता है, तो दोस्तों ये होता है, बताइए। तो दोस्तों प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, एकल, संक्रमणीय द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों देखिए पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने में से ही दोस्तों एक प्रधान और एक उप प्रधान बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब अपन भाग 5 में सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न है। देखिए दोस्तों इसमें ये लोह है, ठीक है, लोह है। मनुष्य में लोहा को इकट्ठा करने का मुख्य अंग क्या है, लोहा को इकट्ठा करने का मुख्य अंग है वो क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें यकृत। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, सामान्यतः वयस्कों में रक्त का निर्माण होता है, सामान्यतः वयस्कों में रक्त का निर्माण होता है, तो दोस्तों ये होता है दोस्तों कहां पर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये होता है अस्थि मज्जा में, ठीक है। कहां पर होता है दोस्तों, अस्थि मज्जा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न है, मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है वो कौन सी है, तो वो है तंत्रिका कोशिका। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तंत्रिका कोशिका। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन क्या होता है, तो दोस्तों न्यूरॉन है ये तंत्रिका तंत्र की दोस्तों आधारभूत इकाई है, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र की क्या है, आधारभूत इकाई, न्यूरॉन। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है, कौन मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बोमन कैप्सूल, ये हिस्सा नहीं है। बाकी सेल बॉडी है, डेंड्राइट है, एक्सोन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों ये बोमन कैप्सूल है, ये किडनी का हिस्सा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, अब अपन है वो भाग 6 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, जयपुर में कुपोषित बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा, बताइए। जयपुर में कुपोषित बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा, तो दोस्तों वो है लाडेसर अभियान है वो चलाया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में आदर्श वेद विद्यालय बनाया जा रहा है, राजस्थान के किस जिले में आदर्श वेद विद्यालय बनाया जा रहा है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये कोटा में बनाया जा रहा है दोस्तों, आदर्श वेद
वेद विद्यालय। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है, राज्य में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? राजस्थान में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑपरेशन साइबर शील्ड। ऑपरेशन साइबर अभियान, सॉरी, ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा किस जिले में शिल्प ग्राम बनाया जाएगा? शिल्प ग्राम है वो कहाँ बनाया जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये डूंगरपुर में बनाया जाएगा। दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इस वर्ष 10 से 12 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ किया गया है? बताइए, ऊंट महोत्सव का आयोजन है वो दोस्तों कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये किया गया है बीकानेर में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बीकानेर के रायसर गांव में। अब दोस्तों अपन भाग 7 के अंदर करंट अफेयर के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, जिसमें भारत और विश्व के करंट अफेयर के प्रश्न है वो शामिल किए गए हैं। देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में सीआरपीएफ का महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वितुल कुमार को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वितुल कुमार को। नेक्स्ट आगे देखिए, समुद्र के ऊपर बना देश का पहला ग्लास ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? समुद्र के ऊपर बना देश का पहला ग्लास ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बनाया गया है कहाँ पर, बताइए? तो दोस्तों ये तमिलनाडु में बनाया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी तमिलनाडु में, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 63 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, हाल ही में किस क्रिकेटर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी स्टम्प्ड लॉन्च की है? हाल ही में किस क्रिकेटर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी स्टम्प्ड लॉन्च की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए किसने? तो ये सैयद किरमानी ने, सैयद किरमानी ने। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2025-26 तक। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह किस थीम पर आधारित है? 1 जनवरी 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक आयोजित की गई राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह किस थीम पर आधारित थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये किस थीम पर आधारित थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये थीम परवाह है, इसकी थीम थी दोस्तों परवाह। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन है वो कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग भाग 8 के अंदर। देखिए यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, ऐसी कौन सी इनपुट डिवाइस है जो एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार एवं सूक्ष्म कामों के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डिजिटाइजर। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डिजिटाइजर। आगे देखिए 67 नंबर का प्रश्न है, आउटपुट के अनुसार इनपुट में बदलाव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आउटपुट के अनुसार इनपुट में बदलाव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गोल 6। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गोल 6। 68 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, इंस्ट्रक्शन का समूह है जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों प्रोग्राम। क्या कहलाता है? प्रोग्राम। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विंडोज में चल रही अलग अलग एप्लीकेशंस में से चयन करने के लिए शॉर्टकट की है। विंडोज में चल रही अलग अलग एप्लीकेशंस में से चयन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो दोस्तों वो शॉर्टकट की है कौन सी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अल्टर प्लस टैब। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अल्टर प्लस टैब। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एमएस पावर पॉइंट में किसी शब्द की वर्तनी जांचने के लिए हम दबाते हैं, बताइए किसी शब्द की वर्तनी जांचने के लिए हम किसको दबाते हैं? तो दोस्तों वो है F7 को दबाते हैं, F7। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
अब दोस्तों अपन है वो भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 70 प्रश्न तो दोस्तों अपन ने जीके से संबंधित पढ़ लिए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब अपन है वो हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। रोजाना आपको दोस्तों एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है और सुबह 8 बजे दोस्तों आपको ये मॉडल पेपर है वो देखने को मिलेगा अपने चैनल पर, आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए गरिष्ठ और कृत्य कृत्य, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कृत कृत्य हो जाएगा इसका शुद्ध शब्द तो, और गरिष्ठ नहीं आएगा, ठ आएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये अशुद्ध शब्द है दोनों के दोनों। नेक्स्ट आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में वचन संबंधी अशुद्धि है? वचन संबंधी अशुद्धि है वो दोस्तों किस में है? दोस्तों यहाँ पर देखिए टोपी टोपियां बिल्कुल सही है, बुढ़िया बुढ़िया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए बहू बहुए, आंख आँखियों, दोस्तों आंख का क्या हो जाएगा? आंखें हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आंखें। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 73 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से संदिग्ध वर्तमान काल से संबंधित वाक्य कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल से संबंधित वाक्य कौन सा है? दोस्तों इसमें देखिए शायद उसने देखा होगा, शायद उसने देखा होगा। ठीक है, ये संदिग्ध भूतकाल से संबंधित है। राम बाजार गया हो, राम बाजार गया हो, ये भी दोस्तों संभाव्य वर्तमान काल से संबंधित है। मोहन आम खाता होगा, मोहन आम खाता होगा, दोस्तों ये संदिग्ध वर्तमान काल से संबंधित है ये भी। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों ये देखिए इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आपने कहा होगा, ये भी दोस्तों क्या होगा? ये संदिग्ध भूतकाल से संबंधित है। तो यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल से संबंधित पूछा गया है, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर राम बाजार गया हो, दोस्तों ये संभाव्य से संबंधित है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही। 74 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रमेश आम खा रहा है, वाक्य में क्रिया का पक्ष है, रमेश आम खा रहा है, बताइए क्रिया का कौन सा पक्ष है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सातत्व पक्ष। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सातत्व पक्ष। 75 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है तो दोस्तों वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों देखिए उज्ज्वलन, उज्ज्वलन। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे जो शब्द दे रखा है ये दोस्तों शब्द मतलब शुद्ध है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 76 नंबर का प्रश्न है, पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों पूजनीय में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों इसमें अनीय प्रत्यय है। कौन सा? अनीय। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाक्य शुद्ध कौन सा है? तो दोस्तों इसमें देखिए इस कहानी का शीर्षक बताओ, इस कहानी का शीर्षक बताओ, ये वाक्य शुद्ध है दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। जैसे कि इससे ऊपर वाला ऑप्शन देख लीजिए, देखिए लोग मजदूरों का शोषण करता है, करता नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है, सी नंबर वाला। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द कौन सा है? दोस्तों इसमें देखिए सूझबूझ। ठीक है दोस्तों, सूझबूझ इसका जो सही रूप है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ये जो जय है, जय नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? ये वाला जय आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर देखिए कारीगर, कारीगर जो शब्द दे रखा है यहाँ पे दोस्तों ये शुद्ध है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 80 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द कौन सा है? दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पे अभिशाप दे रखा है। ठीक है, तो ये सा है वो गलत दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे ये वाला साप आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। 81 नंबर प्रश्न इसमें देखिए,
जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो दोस्तों इसमें सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 82 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से असंगत विलोम शब्द कौन सा है? असंगत विलोम शब्द कौन सा है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर दोस्तों इसमें देखिए सहयोगी का प्रतियोगी हो जाएगा, समास का व्यास हो जाएगा, सृष्टि का सर्जन। दोस्तों सृष्टि का जो विलोम हो जाएगा दोस्तों प्रलय, क्या हो जाएगा? प्रलय। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वन प्रिय, कलापी, श्यामा, ये निम्न में से किसके पर्यायवाची है? वन प्रिय, कलापी, श्यामा, ये निम्न में से किसके पर्यायवाची है? तो दोस्तों ये पर्यायवाची है किसके? तो ये कोयल के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोयल के ये क्या है? पर्यायवाची। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 84 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द कौन सा है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रकोपित, प्रकोपित जो ये शब्द दे रखा है ये दोस्तों यहाँ पर क्या है? बिल्कुल शुद्ध है। यहाँ पर इसमें दोस्तों सॉरी प्रकोपित नहीं, इसमें प्रकोपित प्रकुपित होता है, कोपित नहीं होता। ठीक है, प्रकुपित होता है, कोपित इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे परिमार्जित, परिमार्जित है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही दे रखा है, तो यहाँ पर इसमें परिमार्जित इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 85 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नी उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पता चल गया होगा आपको, यहाँ पे दोस्तों निरस्त्र, ठीक है, निरस्त्र में दोस्तों निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 86 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद कौन सा है? सही संधि विच्छेद कौन सा है? दोस्तों इसमें देखिए वधु प्लस उक्ति, वधुक्ति, तो दोस्तों यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्नांकित में से गलत संधि विच्छेद किस विकल्प में है? दोस्तों गलत संधि विच्छेद कौन से विकल्प में है? यहाँ पे देखिए पूर्व प्लस अवशेष है, पुरावशेष, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दीर्घ संधि का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। 88 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए जो सब कुछ जानता हो इसका एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता हो इसका एक शब्द क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सर्वज्ञ। क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सर्वज्ञ। 89 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए हिंदी के गोपनीय शब्द के लिए अंग्रेजी का समानार्थी शब्द का प्रयोग होगा। हिंदी के गोपनीय शब्द के लिए अंग्रेजी का समानार्थी शब्द प्रयोग होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वो है देखिए कॉन्फिडेंटल। कॉन्फिडेंटल को मतलब क्या होता है दोस्तों? गोपनीय होता है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें आवेदन पत्र। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आवेदन पत्र। ठीक है, ये सरकारी पत्र नहीं है दोस्तों, बाकी तीनों है। अब दोस्तों अपन भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए फाइंड द इनकरेक्ट पार्ट, दोस्तों अपने को ये बताना है कि कौन सा पार्ट है वो इसमें गलत है। दोस्तों यहाँ पर देखिए दे हैड वेंट टू द पार्क यस्टरडे, दे हैड वेंट टू द पार्क यस्टरडे, तो दोस्तों इसमें परफेक्ट वेंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा? तो दोस्तों यहाँ पे वेंट की जगह दोस्तों क्या आएगा? थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, गो की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? गोन आ जाएगा, हेड गोन आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें कौन से पार्ट में गलती है? वेंट में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, खालिस्तान भरना है दोस्तों। आई माई होमवर्क बिफोर द टीचर अराइव्ड, आई माई होमवर्क बिफोर द टीचर अराइव्ड, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा? दोस्तों इसके अंदर देखिए इसमें भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर आई हैड फिनिश्ड आएगा, आई हैड फिनिश्ड, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा आई हैड फिनिश्ड माय होमवर्क बिफोर द टीचर अराइव्ड। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 93 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए फाइंड द करेक्ट पेसिव फ्रॉम, दोस्तों फाइंड द करेक्ट पेसिव फ्रॉम, इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे वी विल डिलीवर द पैकेज टुमारो,
वी विल डिलीवर द पैकेज टुमारो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है द पैकेज विल बी डिलीवर्ड टुमारो बाय अस। ठीक है, ये इसका पेशी हो जाएगा दोस्तों सही। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, स्पॉट द एरर इन एक्टिव वॉइस। दोस्तों बताइए एक्टिव वॉइस में दोस्तों यहाँ पर एरर बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। देखिए यहाँ पे द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स एवरी डे। तो दोस्तों तो यहाँ पे आपको पता तो चल गया होगा कौन से पार्ट में एरर है, बताइए। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स एवरी डे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देखिए वाटर्स का प्रयोग हुआ है तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है दोस्तों ये। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नो एरर। आगे देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर देखिए शी सेड टू हिम आर यू कमिंग, शी सेड टू हिम आर यू कमिंग। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शी आस्क्ड हिम इफ ही वाज कमिंग। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे स्पॉट द एरर इन इनडायरेक्ट स्पॉट द एरर इन डायरेक्ट स्पीच। इसमें देखिए दोस्तों he said to me I will meet you yesterday, he said to me I will meet you yesterday। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों yesterday है वो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें गलत दे रखा है yesterday। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें क्या आएगा, देखिए विल मीट का आया है। ठीक है, तो विल विल का मतलब इसमें दोस्तों फ्यूचर टेंस का प्रयोग हुआ है। तो फ्यूचर टेंस में तो यस्टरडे का प्रयोग नहीं होता, पास्ट में होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? टुमारो, यस्टरडे की जगह टुमारो आएगा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे चेंज टू एक्सक्लेमेटरी। दोस्तों यहाँ पर देखिए द व्यू इज स्टनिंग। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें व्हाट ए स्टनिंग व्यू इट इज। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे चूज द इंट्रोगेटिव फ्रॉम। यहाँ पर देखिए ही कैन स्विम फास्ट, ही कैन स्विम फास्ट। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कैन ही स्विम फास्ट, कैन ही स्विम फास्ट इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे करेक्ट द सेंटेंस। यहाँ पर देखिए सी गो टू स्कूल बाई बस एवरी डे, सी गो टू स्कूल बाई बस एवरी डे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन सा पार्ट में एरर है? सॉरी, करेक्ट सेंटेंस कौन सा में है वो अपने को यहाँ पर बताना है। सी गो टू स्कूल बाई बस एवरी डे, करेक्ट सेंटेंस इसका। तो दोस्तों इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा सी गोज टू स्कूल बाई बस एवरी डे। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक। दोस्तों फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पर देखिए सी हैज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, सी हैज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। बताइए क्या आएगा खालिस्तान में? दोस्तों इसमें आएगा मच, क्या आएगा? मच। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मच। आगे देखिए फाइंड द इनकरेक्ट पार्ट, बताना है कि कौन सा पार्ट में एरर है। देखिए द इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री। बताइए दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है? तो इसमें दोस्तों द पार्ट में एरर है, तो इसमें द नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सिर्फ और सिर्फ इंडिया वेस्ट कंट्री आएगा। आगे देखिए 102 नंबर का प्रश्न है सेलेक्ट द सेंटेंस विथ इनकरेक्ट, सेलेक्ट द सेंटेंस विथ इनकरेक्ट एपोस्ट्रोफी यूजेज। दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दोस्तों इट्स ए सनी डे टुडे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। खालिस्तान में प्रीपोजिशन बनना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए वी विल अराइव 6 PM। तो क्या आएगा? तो दोस्तों सिंस 6 PM आएगा इसमें। क्या सिंस 6 PM आएगा? नहीं, सिंस तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा? 8
8:06 PM। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन। दोस्तों आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ड्रिंकिंग वाटर को दोस्तों इंग्लिश में क्या लिखेंगे? दोस्तों मैं पानी, सॉरी हिंदी में क्या लिखेंगे? मैं पानी पी रहा हूं। यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 105 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट हिंदी टर्म ऑफ। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक शब्द दे रखा है, लेगिस्लेशन। दोस्तों लेगिस्लेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों विधान। क्या बोलते हैं? विधान। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये प्रश्न 106 से 120 तक होंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, 3 अलग अलग स्थानों पर ट्रैफिक लाइटें 24, 48 और 72 सेकंडों पर बदलती है। यदि तीनों लाइटें 9:10 और 24 सेकंड पर सुबह पर बदलती है, तो तीनों स्थानों पर एक साथ होने वाला अगला परिवर्तन कब होगा? बताइए। तो दोस्तों अगला परिवर्तन कब होगा? तो यहाँ पर दोस्तों ये जो दे रखा है 48, 24, 48 और 72, इसका अपन क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम कितना होगा? दोस्तों देखिए, जिसमें सभी का भाग जाता हो तो 72 का कितना 100 डबल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 144। 144 में सभी का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो ये इसका क्या निकल कर आ जाएगा? एलसीएम, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? 2 मिनट 24 सेकंड लिख सकते हैं। 144 सेकंड को अपन 2 मिनट 24 सेकंड लिख सकते हैं, क्योंकि 160 सेकंड तो 2 मिनट हो गया और 24 सेकंड है वो अलग से हो गया, यानी कि 2 मिनट 24 सेकंड। अब अपन इसमें क्या करेंगे? 9, 10, 24 है, इसमें अपन क्या करेंगे दोस्तों? 2 मिनट और 24 सेकंड और जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 9 मिनट है, सॉरी 9:12 48 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 9, 12, 48 AM। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 107 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए 4 संख्याओं का औसत 60 है, तो 60 इंटू 4 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 240। पहली संख्या शेष तीनों संख्याओं के योगफल की है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधा सा है, क्या है कि पहली संख्या शेष तीनों संख्याओं के योगफल की है। तो दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पर 60 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 180। और पहली संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 60, यानी कि 60 इंटू 3, यानी कि पहली संख्या क्या है दोस्तों? 60। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इसको अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, पहली संख्या बराबर 1/3 शेष संख्याओं का योग। तो दोस्तों यहाँ पे 3 इंटू पहली संख्या बराबर 240, ठीक है। तो 240 में आप 4 का भाग दे लीजिए, 60 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 108 नंबर का प्रश्न है, मनोज ने एक साइकिल 500 रुपए में खरीदी, उसे 80 रुपए कम में बेच दी, तो बताइए साइकिल का विक्रय मूल्य तथा उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? भाई 80 रुपए में कम में बेच दी तो यानी कि 420 रुपए में बेची, और 80/500 कर लीजिए तो दोस्तों इसका राइट आंसर कितना? 2 जीरो से 0 कट गए, 80 में 5 का भाग दिए तो कितना आ गया? 16, यानी कि 420 रुपए में बेची और 16% की हानि पर बेची। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक व्यापारी 24 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हुआ? बताइए, सीधा सा है, 24 का 20% निकाल लीजिए दोस्तों, कितना होगा? देखिए एक व्यापारी 24 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, ठीक है, और विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेच देता है। विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर क्या कर देता है? बेच देता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों सीधा सा मैं आपको बोलूं, माना कि विक्रय मूल्य 100 रुपए है, ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया अपना 80, ठीक है। और दोस्तों विक्रय मूल्य अपन निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 24/80 इंटू 100 कर लीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30 रुपए। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक गांव की जनसंख्या 6000 है, जिसमें से 2400 महिलाएं हैं, तो पुरुष कितने हैं? कितने प्रतिशत है?
तो दोस्तों 2400 महिलाएं हो गई, तो पुरुष कितने हो गए दोस्तों? 3600। ठीक है, अब ये 3600 है, ये 6000 का प्रतिशत निकाल लीजिए आपको यहाँ पे। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये इस 2 जीरो से जीरो कट गए, 360 में 6 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 60%। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 111 नंबर प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या में 15% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। एक गांव की जनसंख्या में 15% की वार्षिक वृद्धि दर से वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 4000 हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पे 4000 इंटू 115/100 इंटू 115/100, तो यहाँ पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इस जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, अब दोस्तों 4 इंटू 115 कर लीजिए और बटे में दोस्तों 10 का भाग दे दीजिए। राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे कितना? 5290। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5.25% साधारण ब्याज पर 3250 रुपए की राशि पर 8 वर्षों में ब्याज अर्जित होगा। दोस्तों सीधा सा है, निकाल लीजिए दोस्तों। 3250 इंटू 5.25 इंटू 8/100, पॉइंट उठाने के लिए दोस्तों 2 जीरो और लगा दीजिए बस। तो यहाँ पर दोस्तों 3250 इंटू 525 इंटू 8/10,000 हो जाएगा। ठीक है, बस काट लीजिए इसको, इसको आप काटोगे तो दोस्तों आपके पास में राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 1365 रुपए। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 113 नंबर का प्रश्न है, एक धनराशि 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि अंत में कुल प्राप्त धन 4860 रुपए हो तो मूलधन कितना होगा? 4860 रुपए हो तो मूलधन कितना होगा? सीधा सा है दोस्तों, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए रेट दे रखी है 20%। ठीक है, तो दोस्तों 20/100 अपन लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको अपन दोस्तों 1/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसमें 2 वर्ष के लिए उधार दी गई है, तो वर्ष के अंत में कुल प्राप्त लाभ है वो 4860 है। अब आप दोस्तों इसमें ऑप्शन उठा लीजिए, ऑप्शन उठाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने ऑप्शन उठा लिया 3375। ठीक है, तो 3375 का दोस्तों आप क्या कर लीजिए, 20% निकाल लीजिए। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 120 इंटू 120/100, बस आपका 4860 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दूध और पानी के 30 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। ठीक है, यानी कि दोस्तों मान लीजिए इसमें 70 लीटर तो क्या है, यानी कि 30 लीटर के मिश्रण में। ठीक है, तो 30 लीटर में देखिए 21 लीटर तो क्या है, दूध है, और 9 लीटर है वो पानी है। इस अनुपात को 3:7 बनाने के लिए मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा क्या होगी? तो पानी की मात्रा है वो अपने को यहाँ पर मिलाना है। तो दोस्तों देखिए ये 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा? ठीक है, तो यहाँ पे 3 अनुपात तो कैसे आएगा? 7 से आप काटोगे इसको तो आएगा 3। ठीक है, अब ये 7 कैसे आएगा? अब इसमें दोस्तों अपने को क्या करना है, ये 7 अनुपात लाने के लिए अपन इसमें क्या जोड़े कि 7 का भाग देने पर दोस्तों 7 ऑप्शन में मतलब अनुपात आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें अपन 40 लीटर और जोड़ दें, 40 लीटर और जोड़ दें, तो अगर अपन 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो यहाँ पर दोस्तों 7 का भाग 21 में दिया 3 बार, और 7 का भाग 49 में दिया तो कितना बार? 7 बार। तो यहाँ पर 3:7 आ रहा है, तो यहाँ पर 40 लीटर पानी है वो और मिलाएंगे। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 115 नंबर का प्रश्न है, एक व्यवसाय में ए एक कार्यशील तथा बी सुप्त पार्टनर है। ए 12,000 रुपए तथा बी 20,000 रुपए लगाता है। ए प्रबंधन के लिए लाभ का 10% पाता है, शेष लाभ को उनकी पूंजी अनुपात में बांटते हैं। 9,600 रुपए के कुल लाभ में से ए से प्राप्त राशि क्या है? ए से प्राप्त राशि क्या है? सबसे पहले अपन क्या करेंगे दोस्तों, इसके अनुपात निकाल लेंगे। 12,000 और 20,000 का अनुपात दोस्तों निकल कर आ जाएगा 3:5। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ए को प्रबंधन के लिए दिया गया भाग, तो यहाँ पर कितना है? 9,600। तो 9,600 में से
9,600 में से 10% यानी कि 960 है वो घटा देंगे। ठीक है, 960 घटा देंगे तो दोस्तों कितना बच जाएगा, 8,640। ठीक है, अब अनुपातों का योग कितना हो गया था, तो दोस्तों 3 और 5 आया था, तो यानी कि अनुपातों का योग 8 हो गया। तो अपने को ए का लाभांश निकालना है, तो दोस्तों यहाँ पे निकालेंगे 3/8 है इंटू 3/8 इंटू 4640। ठीक है, करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3240 आ जाएगा। अब 3240 में दोस्तों अपन है वो दो 10% भाग है। ठीक है, यानी कि 960 वो और जोड़ देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, 4200 रुपए। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 116 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए 4 आदमी और 6 औरतें किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 4 आदमी और 6 औरतें किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 आदमी और 7 औरतें उस काम को 10 दिन में करते हैं, तो 10 औरत उस काम को कितने दिन में करेगी। तो दोस्तों 10 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगी, इस प्रश्न को दोस्तों आपको खुद को करना है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, राइट आंसर 40 दिन में करेगी दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 117 नंबर प्रश्न है, एक कार का प्रत्येक पहिया प्रति सेकंड 5 चक्कर काटता है। यदि पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है तो कार की चाल मीटर सेकंड में क्या होगी। तो दोस्तों मीटर सेकंड में वर्ग की परिधि का सूत्र लगा लीजिए दोस्तों, 2πr। ठीक है, तो 2πr निकालोगे तो दोस्तों 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर दोस्तों व्यास 84 दे रखा है, तो आर कितनी हो जाएगी, 42। ठीक है, तो 2πr 42, तो ये कट गया किससे, 6 बार कट गया 7 से। ठीक है, तो 22 इंटू 2 कितने, 44। 44 इंटू 6 करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यह आ जाएगा 264। ठीक है, और 5 सेकंड में दूरी तय की गई दोस्तों, 64 इंटू कितना आया था, 264। ठीक है, 264 इंटू 5 कर लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1320 सेंटीमीटर। 1320 सेंटीमीटर आ गया, तो दोस्तों यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। देखिए 118 से 120 प्रश्न तक निम्न दंड आरेख एक कंपनी की 2000 से 2005 तक की बिक्री का विश्लेषण करता है। आरेख का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पर 118 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए 2004 में बिक्री 2002 में बिक्री का कितने प्रतिशत है। 2004 में बिक्री है वो दोस्तों कितनी हुई है, दोस्तों ये हुई है 440, और 2002 में हुई है दोस्तों 400। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए क्या पूछा है कि 2004 में बिक्री 2002 में बिक्री का कितने प्रतिशत है, तो कितने प्रतिशत है बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 400 है, तो ये कितना है, 440 है, तो 110% है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस वर्ष में बिक्री में पिछले वर्ष से न्यूनतम कमी देखी गई। तो न्यूनतम कमी तो दोस्तों कहाँ पर देखी गई है, 2001 और 2002 में। दोस्तों 2001 में देखिए कितना 320 है, और 2002 में 400 है, तो यानी कि सबसे कमी है वो 2001 में देखी गई। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 120 नंबर का प्रश्न है, 2003 में बिक्री की राशि 2001 में बिक्री की राशि से कितनी अधिक है। तो दोस्तों कितनी अधिक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 2003 में कितनी है बिक्री, तो दोस्तों 420। ठीक है, और 2001 में कितनी है, तो दोस्तों 2001 में 320। तो यहाँ पर ये माइनस कर दीजिए, कितना हो गया दोस्तों 100 100। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 100 यानी कि देखिए बिक्री 1000 रुपए में दे रखी है, तो 100 रुपए मतलब 1 लाख। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो उसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये 27 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। पिछले मॉडल पेपर अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।